लास्ट सेशन मैंने आपको कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बताए थे, याद होगा, जिसमें मैंने एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है, रेवेन्यू क्या होती है, कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग देखते चले गए, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं। आज हम लोग आगे चलेंगे, कैपिटल और ड्राइंग वगैरह सब समझ लिया। मैंने कहा था कि हमारे पास गुड्स आता है और गुड्स जाता है। अगर हम एसी खरीदने और एसी बेचने का काम करें, दिस इज आर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस इज आर normal course of business in which we dealt with, means we purchased the ACs and we sold it out in the market. Basically we purchased it for the purpose of selling it in the market. Yes or no? तो अगर हमारा AC खरीदने का पर्पस ही ये होता है कि हम उसको बेचने का काम करेंगे, तो वो मेरे लिए गुड्स है। हाँ, परचेज करते समय हम बोलेंगे परचेज, सेल करते समय बोलेंगे सेल, रिटर्न होगा तो लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न, सेल वापस आएगा तो बोलेंगे सेल्स रिटर्न। यानी हम गुड्स को अब कई नामों से पुकारेंगे। परचेज में भी गुड्स आता है, सेल्स में भी गुड्स आता है, परचेज रिटर्न्स में भी गुड्स आता है और सेल्स रिटर्न्स में भी गुड्स आता और जाता है। तो हम गुड्स नाम ना देकर क्या बोलेंगे, परचेज सेल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। याद है, बोला भी था मैंने। अच्छा, यही गुड्स हमारा बचा रह जाता है तो कहलाता है ओपनिंग स्टॉक। क्या कहलाता है? यानी सुबह सुबह मेरे पास 20 एसी पड़े हुए थे, दिन भर में मैंने परचेज कर लिए 60 एसी, टोटल मेरे पास एसी कितने हो गए? अच्छा, मैंने सेल कर दिए इसमें से 70 एसी, तो अब मेरे पास कितने बच गए? इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये अगले दिन सुबह सुबह मेरे पास पड़ा हुआ मिलेगा, यानी नेक्स्ट डे पर हम आएंगे तो नेक्स्ट डे पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया? 10। फिर मैंने अगले दिन खरीदे एसी 50, टोटल मेरे पास कितने हो गए? 60। उनमें से मैंने 45 बेच दिए, तो अब मेरे पास कितने बच गए? 15 क्लोजिंग। अगले दिन सुबह सुबह आएंगे तो 15 पड़े हुए रहेंगे। जो क्लोजिंग होता है वो अगले दिन के लिए क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है। अब तो ये समझ में आई सिस्टम। तो ये मेरे लिए गुड्स है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो बेचने के बाद बच जाता है। अच्छा, मान लो मैंने सेल किया 10,000 किलो 10 रुपए से, कितने में? 1 लाख में। यही सामान मैंने परचेज किया था। क्या किया था? हम बेच कैसे पाएंगे? जब तक परचेज नहीं करेंगे क्या बेच पाओगे क्या सामान? तो परचेज करना जरूरी है। हमने 10,000 किलो परचेज किया था, 6 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए, यानी मैंने खरीदा 60,000 में और बेचा 1 लाख में। जिससे मैंने सामान खरीदा ना, उसने कहा मैं आपसे तुरंत पैसा ले लूंगा, तो मैंने उसको 20,000 दे दिए। अभी मुझे कितना और देना बाकी है? देना बाकी है ना? है ना? बोलो बोलो, है ना? इसको हम कहेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि कैश गया नहीं। जिनको पैसा देना है वो मेरे लिए बन गए क्रेडिटर्स, लेनदार, जिनको हमें पैसा देना है। क्या नाम बोला मैंने? क्रेडिटर्स, लेनदार, जो लोग हमें पैसा हमसे लेंगे, क्योंकि मैंने उनसे उधार माल खरीदा है। मैंने उधार माल खरीदा ना, नहीं समझे? मुझे माल खरीदना था 60,000 का, मैंने खरीदा, मैंने उनको कैश कितना दिया, अब कितना और देना बाकी है? वो बचा रह गया, अगले महीने देंगे, लेकिन तब तक के लिए वो कहलाएंगे क्रेडिटर्स। क्या कहलाएंगे? याद रहेगा, लेनदार, जो लेंगे। अच्छा, जिनको मैंने माल बेचा उनसे हमको लेना था 1 लाख रुपए, मैंने कहा मुझे पैसा दे दो, सामने वाले ने मुझे 60,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 40,000 उसने नहीं दिए, तो क्या मैं लूंगा या नहीं लूंगा? लूंगा ना। लेकिन जब तक वो नहीं देते हैं तब तक उनका नाम रहेगा डेटर्स। क्या नाम रहेगा? हिंदी में कहते हैं देनदार, और ये हैं लेनदार। ये लेने वाले, वो देने वाले। डेटर्स कब आता है? जिनको हम उधार माल बेचते हैं। क्रेडिटर्स कब आता है? जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं।
If we purchased on credit basis, creditors will be there. अब मिस्टर एक्स बोल लो, मिस्टर वाई बोल लो, जेड बोल लो, क्रेडिटर कोई भी हो सकता है जिनसे हम उधार माल लेंगे। बोलो ना, जिनको हम उधार माल बेचेंगे, उधार जिनसे पैसा लेना बाकी है, मैं कहूंगा सोहन से पैसा लेना है, मोहन से पैसा लेना है, तो उसका मतलब दे आर डेटर्स। इसलिए पैसा नहीं लेना है कि मैंने उनको उधार पैसा दिया था, ना 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 ना, चूंकि मैंने उनको उधार माल बेचा था इसलिए वो डेटर्स। तो डेटर्स क्रेडिटर्स कहां से अराइज होते हैं? क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल से। क्रेडिट परचेज से हमारे क्रेडिटर्स अराइज होते हैं, क्रेडिट परचेज से हमारे क्रेडिटर्स अराइज होते हैं। कौन अराइज होते हैं? और क्रेडिट सेल से हमारे डेटर्स अराइज होते हैं। याद रहेगा, जिनको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स या सन्ड्री डेटर्स भी बोलते हैं। कई डेटर्स हैं, कई लोगों से, अलग अलग लोगों से पैसा लेना है क्योंकि मैंने उधार माल बेचा है, तो वो सन्ड्री डेटर्स। कई लोगों को पैसा देना है क्योंकि कई लोगों से मैंने उधार माल खरीदा था, तो कई लोगों को देना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक, बात समझ में आई? नए नए वर्ड्स हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जिनसे उधार माल खरीदा। डेटर्स किसको बोलेंगे? जिनको उधार माल बेचा। हाँ हाँ हाँ, मैंने किसी को लोन दिया, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, उनको हम नहीं कहेंगे क्रेडिटर्स या डेटर्स। मैंने किसी को उधार पैसा दिया, उधार पैसा दिया, माल नहीं दिया, उधार पैसा दिया, वो लोन कहलाएगा, वो डेटर्स नहीं होंगे। डेटर्स तभी अराइज होते हैं जिनको उधार माल बेचते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, मैं इनके पास गया, मैंने कहा मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो। इसने कहा ले लो, मैंने एंट्री कर ली कैश। उसने मुझे कितना दिया? मैंने कहा पैसा दो, पैसा दो, अभी भी 40,000 चाहिए। उसने मुझे दे दिया बैंक से कितना? अभी कितना चाहिए? 10,000 चाहिए ना? 40,000 मिला, 50 मिलना था, 50 मिलना था, 40 मिला। और ये पैसा कितना देना था हमको? देना था 50 देना था, सॉरी 50 देना था, देना था। मैंने कितना दिया? 10। कितना देना बाकी है? 40। मैंने कितना और दे दिया? 30। अभी और कितना देना बाकी है? जो 10 देना बाकी है, मैंने कहा पैसा दो, पैसा दो, अरे पैसा लो। वो आया मेरे पास, कह रहा पैसा दो, मैंने उसको पैसा देना है, लेनदार है, लेगा, लेनदार लेगा, जिसे मैंने उधार माल खरीदा है उसको पैसा देना है, इसको पैसा देना है, हाँ या ना? 10,000 अभी बचा हुआ है, मुझे देना बाकी है। मैंने कहा देखो कैश तो तुम खाली कर चुके, बैंक भी खाली हो गया, अब मेरे पास देने के लिए बचा है केवल कसम। क्या बचा है? कसम ले लो। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा 2 महीने के अंदर दे दूंगा, इस डेट के अंदर दे दूंगा। तो क्या कुछ मिल गया क्या उसको? हाँ, बिजनेसमैन की जबान बहुत वैल्यू रखती है, ठीक है ना? उसने जो बोल दिया सामने वाला मान लेगा कि हाँ ये अगर मैन ऑफ वर्ड्स होगा, सही मायने में बिजनेसमैन होगा तो पैसा दे देगा। तो इसने 10,000 दिया, इसने 30,000 दिया, तो अब ये मान लेगा कि ये कसम खा रहा है, तो ये 10,000 भी दे देगा, क्योंकि मैंने लिखित में कसम खाई। किसमें कसम खाई? कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तो वो कहलाता है बिल्स पेबल। क्या नाम है? ये आएंगे, पूरे पूरे चैप्टर चलेंगे, केवल मैं तुम्हें लोग एक नाम से अवेयर करवा रहा हूं। बिल्स पेबल कि मुझे पैसा देना है, इसके लिए मैंने कसम खाई है। इसको हम शॉर्ट में बीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीपी, शॉर्ट में बोलते हैं बिल्स पेबल। यानी मैंने कसम खाई है किसी को मुझे पैसा देना है। उधार माल खरीदा मैंने, मुझे उसको पैसा देना है, क्रेडिटर्स है, 10,000 मैंने कैश दे दिया, 40,000 अभी और देना है, 30,000 मैंने बैंक से दे दिया। अब मेरे पास ना कैश बचा ना बैंक बचा, अब मैं दूं तो क्या दूं? वो कह रहे नहीं मुझे पैसा तो चाहिए। मैंने कहा कसम ले ले, ले लिया कसम, मैंने लिखित में दे दी कसम साइन करके। इसको हम लोग कहेंगे बिल्स पेबल, मुझे पैसा देना है। ठीक, अच्छा उल्टा समझो, डेटर्स जिनसे मुझे पैसा लेना है, जिनको मैंने उधार माल बेचा है। इसको मैंने 60,000 का उधार माल बेचा था, इससे मैंने कैश ले लिया 10,000, इससे मैंने बैंक से ले लिया 15,000।
अभी मुझे 35,000 रुपए और चाहिए। मैंने कहा पैसा दो पैसा दो। उसने कहा मेरे पास ना तो कैश है ना तो बैंक है, कसम ले लो। वो हमसे कह रहा है तुम कसम ले लो। तो मैंने कहा लिख कर दे दो। मैंने कहा लिख कर दे दो। तो उसने हमें लिख कर दे दिया। मेरे लिए ये पैसा बिल्स रिसीवेबल होगा। क्या होगा? इसको हम अपने शॉर्ट में BR लिखेंगे। जब हम किसी को कसम देते हैं कि मैं पैसा दे दूंगा कसम से, बिल्स पेबल। जब कोई हमें कसम देता है कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, मुझे वापस करेगा पैसा, तो वो कहलाएगा बिल रिसीवेबल। जब मैं किसी को कसम देता हूं मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, वो कहलाता है बिल्स पेबल। पेबल यानी मुझे देना है, पेबल पेड करना है। रिसीवेबल रिसीव करना बाकी है। देखो ना, रिसीवेबल रिसीव करना बाकी है, पेबल पेमेंट करना बाकी है। एबल का मतलब लायक। हाँ या ना? तो ये समझ में आए वर्ड्स? तो तुम लोग को अब इसमें दिक्कत नहीं होगी, ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड पेबल्स में, डेटर्स में, क्रेडिटर्स में। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगी? पक्का? मैंने 1 लाख का माल खरीदा और मैंने इसको 1,80,000 में बेच दिया। इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं? माल खरीदने और बेचने पर होने वाला प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000। अब मेरे पास प्रॉफिट आया 80,000, इसको हम कहते हैं सकल लाभ या ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया? इसमें से मैं खर्चा करूंगा ना, चाय पानी नाश्ता बिजली, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टूर्स एंड ट्रेवल्स, एडवर्टीजमेंट, नहीं करूंगा खर्चा? करेंगे ना। तो इसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, मान लो हो गया 50,000। बिना खर्चा किए बिजनेस नहीं चलेगा ना। बचेगा क्या? इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट। क्या नाम देते हैं? कितना बचा? बस। ये समझ में आया? कुछ नई चीज सीखने को मिली। मैंने सामान कितने का खरीदा? 1 लाख। बेच कितने में दिया? 1,80। तो खरीदने और बेचने पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन उस ग्रॉस प्रॉफिट को कमाने के लिए मैंने कई खर्च किए होंगे। एडवर्टीजमेंट का खर्च किया होगा, टी एंड रिफ्रेशमेंट का खर्चा किया होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया होगा, सैलरी दी होगी, रेंट दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी दिया होगा, तमाम तरह के खर्च किए होंगे। वो खर्चे माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। इसको हम कहते हैं जीपी, शॉर्ट में ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम कहते हैं एनपी, नेट प्रॉफिट शॉर्ट में। समझ में आई बात? नहीं? तो देखो, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं सारे खर्चे। चलो, दिस टॉपिक इज ओवर। एक नए चैप्टर की ओर चलते हैं। बात समझ में आई? टॉपिक इज ओवर। बेसिक टर्म्स हमारे खत्म हो गए सारे के सारे, जितने भी अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स थे। और जो 2-4 छूटे हैं तो वो आएंगे, आने वाले समय में आएंगे, डिटेल में बताएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है।